ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत, जैसे बॉल बिना क्रिकेट अधूरी, वैसे ही आयुर्दंत बिना स्माइल अधूरी। जब से राजस्थान चुनाव कवर करके लौटा हूं, हर आदमी यही पूछ रहा घूमते फिरते कि भैया अपना तो बता दो कौन जीत रहा है। वो फलाना आदमी इतना बता रहा है, क्या सही बता रहा है या फिर जो एग्जिट पोल में दिखाया वो सही बता, एग्जिट पोल नहीं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल तो आएंगे, कि वो सही बता रहा है, कौन जीत रहा है, बागी कितने जो है असरदार हैं और किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीते 3 दिन हमारा ललन टॉप अड्डा था, तो अड्डे में भी हर आदमी जो है मुझसे मिल रहा है तो यही पूछ रहा है भैया अच्छा फलानी सीट पे कौन जीतेगा, वहां पे कौन जीतेगा, शिव में कौन जीतेगा, पोखरण में कौन जीतेगा। जिसका जिस सीट में इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन जीतेगा, ओवरऑल किसकी सरकार बन रही है। मैं मध्य प्रदेश भी गया था चुनाव कवरेज में, मध्य प्रदेश का आदमी नहीं पूछ रहा है, ज्यादातर लोग राजस्थान का पूछ रहे हैं। और हर आदमी का मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ आकलन राजस्थान का ही आ रहा है कि फला। अब आकलन तो तुक्का है, जिसका लग गया सो लग गया। मुझे लगा कि थोड़ा इस पे बात करनी चाहिए कि सरकार या जो वोटिंग है वो किस दिशा में हुई है, सरकार किसकी आएगी। इसके लिए जो है हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी, जो कि वरिष्ठ कहने पे बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि अभी मेरी उम्र उतनी नहीं हुई है कि वरिष्ठ मत बोला करो मुझे। सिनेमा के हेड हमारे गजेंद्र सिंह सर बीकानेर के रहने वाले हैं, और राजनीति से भला कोई कैसे दूर रह सकता है, चाहे सिनेमा का हो चाहे स्पोर्ट्स का हो। अगर बीकानेर और राजस्थान से तो राजनीति में तो दिलचस्पी होती है। सर मैं उस सवाल पे बाद में आऊँगा कि कौन जीत रहा है, उस पर हम बात करेंगे और वोटिंग पैटर्न को भी समझेंगे। आप ये बताइए, आप तो राजस्थान के रहने वाले हैं, अखबार डेली पढ़ते होंगे, बीते 3-4 महीने 5 महीने में अखबारों में आपको क्या पढ़ने को मिला और क्या लग रहा है कि किस तरीके से लोगों ने मन बनाया होगा। मैं प्योरली बीकानेर राजस्थान के रहने वाले आदमी के तौर पे बात करूंगा, हाँ, जर्नलिस्ट के तौर पे बात नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, वैसे यार ये तो बढ़िया हो गया। ठीक है मैं बिल्कुल जर्नलिस्ट के रोल में नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि राजस्थान में मैंने पिछले 1 साल में या 1.5 साल में इतने विज्ञापन किसी एक सरकार के नहीं देखे जितने इलेक्शन के पास आते समय तो देखे हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं, 4 पन्ने के विज्ञापन, 6 पन्ने के विज्ञापन, वो अशोक गहलोत के विज्ञापन थे। और उनका जो पिंक रंग आपने नोटिस किया होगा, पूरे राजस्थान में पिंक रंग के बॉर्डर वाले होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स। तो अखबारों में भी ऐसा ही है कि 2 पेज के 4 पेज के, और वो पूरा एडिटोरियल कॉलम्स की तरह है। ये नीतियां, ये पॉलिसी, ये छूट दे दी, वो छूट दे दी, और नीचे छोटा सा लिखा रहेगा विज्ञापन। हाँ, वो दिखता भी नहीं है, मुझे तो दिखा भी नहीं है। हाँ। मुझे तो ऐसा लगा कि वो फलाने अखबार का ही कोई कॉलम है या कुछ कवरेज है। मैं जोधपुर में था तो टाइम्स ऑफ इंडिया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश के अखबार थे, और ऊपर जो हेडिंग के ऊपर एक हेडिंग थी, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। तो मैं एकदम एक बार चौंका कि यार इंग्लिश के पेपर में ये हिंदी की हेडलाइन कैसे। फिर जाके पढ़ा तो कोने में जो है विज्ञापन का वो लिखा हुआ था। तो विज्ञापनों में अशोक गहलोत लीड कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से पिंक विज्ञापनों में। अच्छा, कई लोग तो जो हमारी जो ललन टॉप की गाड़ी थी उसमें भी हमारा एक पोर्शन पिंक है और एक पोर्शन जो है दूसरा कलर वो ब्लू ग्रीन का जो मिक्स लगता है, मुझे तो उसका कलर की जानकारी नहीं है, ये वाला जो कलर है वो। तो उसमें एक आध औरतों ने पूछ लिया कि गहलोत वाली गाड़ी क्या है। हमने कहा नहीं माता जी, कैसी बात कर रही हैं हम ललन टॉप से। तो ये एक उस पिंक रंग से शायद वो महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे, महिला वोटर जितने भी हैं, कि भाई ये पॉलिसीज आपके लिए है। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के जिसने भी डिसाइड किया है उनकी कैंपेन टीम में से कि यार अपने को ये रंग चुनना है, बहुत रंग चुन सकते थे, तो पिंक रंग चुना है। तो विज्ञापनों में, अखबारों में तो मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव गहलोत रहे हैं, जितने अग्रेसिव वो जाने नहीं जाते हैं। अच्छा, क्योंकि राजस्थान में सहज चुनाव होता है, सहज नेता होते हैं, वो चुनाव के पास आते समय कुछ करेंगे। लेकिन शायद गहलोत को ये पता था कि अपने को इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, इस बार इतना आसान नहीं जो प्रतिस्पर्धी हमारे होंगे। तो मैंने बहुत नोटिस किया, पॉलिसीज की बातें हैं, जो उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है वो लेके आए हैं, सिलेंडर में जो छूट दी है, और बिजली के बिल है वो आप सस्ते आपको करवाने हैं तो उसमें आप जाके अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका बिल हाफ हो जाएगा या सर्टेन प्रतिशत कम हो जाएगा। और जो जो स्कीम्स हैं, और कई प्रकार की स्कीम्स हैं, मतलब स्कीम्स का एकदम भरमार लगा दी उन्होंने। नहीं, अच्छा, मैं आपसे चूंकि आपने कहा कि मैं बीकानेर के रहने वाले के तौर पे बात करूंगा, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब विज्ञापन सिर्फ अखबारों में ही दिखे या इसका जमीन पे भी योजनाएं फली फूली हैं। नहीं, फुली ऐसा नहीं है। जैसे एक तो ये होता है कि यार ये नेता तो खाली दिखाने के लिए कर रहा है, योजनाओं ने कुछ काम किया, जैसे चिरंजीवी योजना है, और उसकी जो है कि 8 लाख तक आप इलाज फ्री करा सकते हो, 10 लाख तक फ्री करा सकते हो, तो वो अस्पतालों में नजर भी आता है, 25 लाख तक करा सकते हो, बढ़ा दिया गया उसको।
तो वो अस्पतालों में मैं तो गया हूँ मेरे जानकारों को लेके, जब उनको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, तो बाकायदा आप जाते हो लाइन में लगते हो तो आपको नज़र आता है। जैसे जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको 1 रुपया फॉर्म भरने तक का नहीं देना पड़ता है, कि आप गए, आपने अपना आई कार्ड दिखाया और उस आई कार्ड के बेसिस पे सारा डॉक्टर के पास गए, उसने रिपोर्ट लिख दी, रिपोर्ट का बिल बन गया, अस्पताल ने बना दिया, आपने साइन किया, आपका आप घर आए, 1 रुपया आपका नहीं लगा। और चाहे आपकी जांचें 6,000 की है, 8,000 की है, 10,000 की है। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य के मामले में मेरे को देखने को मिला। और बाकी बहुत सारी भीड़ रही जिनको अपनी बिजली के बिल है उसको कटवाना है, कि भाई बिजली के बिल है उसमें सब्सिडी वगैरह के लिए। तो योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे दिखा भी, थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हुआ, जैसे रिफ्लेक्ट होने में। मान लो कोई योजना में आपने फॉर्म भर दिया है कि आपको अगले महीने से आपका बिल आधा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट वो 2 महीने बाद कभी हो रहा है, कुछ कह रहे हैं शायद नहीं हो पाया। तो ये सीन भी देखने को मिला। और एक जो ये है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थी वो शायद राजस्थान में सबसे ज़्यादा रही पिछले 5 साल में, बाकी स्टेट्स के मुकाबले। जैसे 120 रुपए के आसपास पेट्रोल रहा है, बाकी स्टेट में आप जाओगे 99, 100, 101, 104, तो ये कांस्टेंट रहा है। तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्यों रहा है, जनता के मन में कहीं ना कहीं इसकी एक टीस रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, बोला कि हमारे यहाँ तो गुजरात में 97 में मिलता है। खैर वो इसका जिक्र नहीं करे कि मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल महंगा है। गुजरात का उदाहरण दिया उन्होंने। तो एक जो टीस कहेंगे वो है। बाकी तो, एक टीस और है जो ये भर्तियों के जितने कैंसिलेशन हुए इसका तो मुझे भी बोला, मतलब इसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर, अगर कल को थोड़ा इलेक्शन का नतीजा इधर उधर होता है तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। अच्छा, बस बात ये होती है, मतलब मैं अक्सर, हम लोग तो लल्लन टॉप, हमारा तो कोर ही युवा है, हम युवाओं के मुद्दे पे बात करते हैं। कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी अब तक जितने भी चुनाव में गए ना, युवा कभी किसी सरकार से खुश नहीं रहता। गुजरात में भी गए थे तो बहुत सारे पेपर लीक्स हुए थे वहाँ पे, बिन सचिवालय से लेके तमाम, बोले 30-35 हुआ। बिहार में भी जो है युवा नाराज़ रहते हैं कि भर्तियाँ नहीं आई और ये वो। यूपी में भी लेखपाल और तमाम भर्तियों को, युवाओं के साथ जो मुझे दिक्कत समझ में आती है कि जब तक ये सेंटर पे होते हैं, जब तक ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि वो अजमेर में है या फिर जयपुर में है, कहीं कोटा में है, कोचिंग कर रहे हैं, तब तक तो वो युवा रहता है। लेकिन जब वो अपनी विधानसभा में आता है तो फिर वो जातियों में बढ़ जाता है कि फलाना कैंडिडेट जाट है, फलाना राजपूत है, फलाना ब्राह्मण है, फलाना जो है ओबीसी है, फलाना जो है मेघवाल है, फलाना मीणा है। फिर वो उसमें बढ़ के वोट करता है। इसलिए थोड़ा सा युवाओं को जो है इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कमोबेश चुनाव में। बीजेपी का जो कैंपेन रहा वो कैसा रहा, अखबारों में और आसपास आपको देख करके क्या लगा? बीजेपी का मुझे लगता है कि लार्जली एब्सेंट रहा पहले के टाइम में। जैसे चुनाव करीब जब आने लगे और नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए, उनकी शेड्यूल हुई कि ये रैलियां होने वाली है, फिर उनके स्टार कैंपेनर्स जब आए, तब तो उन्होंने फ्लड कर दिया पूरा। जैसे मोदी ने हर शहर में, हर बड़ी जगह में कम से कम 1.5 2-2 किलोमीटर 2-2 घंटे का उन्होंने वो गाड़ी पे खड़ो रोड शो किया है। बीकानेर में किया है, बीकानेर में किया, शायद जयपुर में भी किया है। और मतलब ये हैरान करने वाली बात है कि इतनी उम्र में भी तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा गाड़ी पे खड़े रह के हाथ वेव करना, और 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जैसे बीकानेर, मान लीजिए बीकानेर की बात करें तो पूर्व और पश्चिम 2 सीट है। तो उन्होंने ऐसी जगह चुनी कि दोनों सीट्स कवर हो जाए, हाफ ही। बीडी गल्ला वाली सीट भी, सिद्धि कुमारी वाली भी, तो वो उन्होंने किया। और ऑब्वियस ही बात है, जहां जहां उनकी रैली हुई है वहां लोगों का क्रेज थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि अगले दिन अखबार में पूरा फ्रंट पेज में, मैं तो वीडियो में भी देख रहा था, लोग खिड़कियों से, छतों से वेव कर रहे थे। हाँ, मतलब ये है कि एक बार जहां से वो गुजर जाते हैं, वहां एक बार के उन लोगों के मन में से बाकी सब चीजें गायब हो जाती है। कौन अशोक गहलोत है, क्या किया है, करिश्मा एक है। अब ये बात और है कि जिस दिन आप बटन दबाने गए उस दिन तक वो करिश्मा दिमाग में रहता है कि नहीं रहता, क्या रहता है। उन्होंने जो वादे और दावे किए हैं वो कितना आपके काम के हैं और आप कितना भरोसा करते हो उस पर। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, अभी ये लोग जो देख रहे होंगे बोले यार ये बता नहीं रहा है कि कौन जीत रहा है, बाकी जो सारी बातें हो जाए, थोड़ा सा समझ लीजिए चुनाव किस तरीके का हुआ है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नतीजे किस तरफ आने वाले हैं। एक चीज़ और ये, जैसे मैं बार बार अपने चुनावी कैंपेन में भी, इलेक्शन में यात्रा में भी मैं कह रहा था कि यूपी में जैसे हम पूछते थे ना कि कौन जीत रहा है, तो 10 में से 6 आदमी होते ऐसे जो कहते थे योगी अखिलेश, मतलब सीधे सीएम का जो दावेदार उसका नाम लेते थे। यहाँ पे मैं जैसे पूछता था तो बोले प्रतापपुरी, साले मोहम्मद, दिव्या मदेरणा, बहरा राम,
मतलब इस तरह वो लोकल कैंडिडेट की बात करते थे। शिव में गया तो जो है रविंद्र भाटी, फतेह खान, अमीन खान, स्वरूप सिंह, मतलब वो अपने लोकल के, मतलब ये विधायकों का चुनाव मुझे ज्यादा लगा बशर्ते सरकार का चुनाव। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मतलब आमतौर पे चुनाव में यही होता है कि वसुंधरा का फेस होगा, गहलोत का फेस होगा। इस बार इतना प्रोमिनेंट वो नहीं था। गहलोत का एक अलग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि वो चुनाव के समय से, सीजन से पहले से अपना प्रचार करते चले आ रहे थे अपनी हर योजना के फेस पे। मतलब आप हर 2 किलोमीटर पे उनकी होर्डिंग आपको नजर आ जाएगी दीवार के किनारे, अरे पूरा पटा हुआ। हाँ, कहीं होर्डिंग लगे हुए, कहीं टेम्पररी भी होर्डिंग स्टेडियम के दीवार के सटा के खड़ी कर दी गई है, जगह जगह खड़ी कर दी गई है। पर इस बार विधायकों का लोकल लेवल के फेसेस का ज्यादा है। और थोड़ा मैं जितना मैं समझ पाया अपनी जगह को, वो है कि राजस्थान थोड़ा सेंटिमेंटल स्टेट नहीं है। हाँ वो बड़ा ये कहते हैं ना व्यावहारिक स्टेट है। और बरसों बरस से है कि वो ये देखता है व्यावहारिक रूप से क्या सही है। ठीक है, जाति धर्म के समीकरण अप्लाई होते हैं, तो उस लिहाज से उनको अच्छे से पता है कि ठीक है गहलोत है, वसुंधरा है, लेकिन असल में मेरे काम तो ये आदमी आना है, तो मेरा इसके साथ कैसा फिट बैठ रहा है। मेरे घर पे जो है शादी में लिफाफा आएगा, साड़ी आएगी, बिल्कुल, न्योता लिखवाने आएगा फलाना विधायक, कहीं कुछ गमी हो गई तो वो दरवाजे पे आएगा द्वार करने, ये ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है ना? बिल्कुल देखा जाता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि जब मोदी वेव में बाकी स्टेट्स के अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा था, वहां जैसे बीकानेर में कुछ विधायक थे वो जीते कांग्रेस के, वो विधायक थे जो 5-5 साल से आपके घर में गमी हो गई, हर गांव के जिले के हर घर में गमी है तो जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ शब्द होता मोखाण, कोई मर गया है तो उसमें उसकी शोक। और वो जो ये कल्चर दोनों पार्टियों में है। हाँ, दोनों पार्टियों में, पर जो ज्यादा इसमें डिसिप्लिन रहा है वो जीता है। हाँ, निश्चित रूप, तो ये बताता है कि लोग ये देखते हैं कि भाई मेरे कौन सा काम आने वाला है। हाँ, इसीलिए जैसे मान लीजिए अर्जुन राम मेघवाल हो गए, हमारे कोलायत के भंवर सिंह भाटी हो गए, ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने कमिटेड होके अपना बांध के रखा है। और बीडी कल्ला हो गए, ये आप जैसे कभी अचंभित भी रहते होंगे यार ये बार बार कैसे जीत जाते हैं, तो इसका कारण ये है कि चाहे शादी में जाए ना जाए, गमी में जरूर जाते हैं। अच्छा, ये देखा जाता है, ये जरूर देखा जाता है। और आपको कोई काम पड़ा है तो आपके वो काम आएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपके नेता साहब का डिस्टेंस है, मिल नहीं सकते। मतलब वो ये देखते हैं कि दुख में कौन सा दे रहा, सुख में तो हम सब हैं ही। हाँ, खैर इससे ये तो मतलब जैसे मुझे हर सीट का अपना एक अलग समीकरण समझ में आ रहा था। और जब मैं गया तो लोग बोले कि यार अभिनव राजस्थान घूमोगे तो थोड़ा अलग ही समझ में आएगा। और वाकई राजस्थान का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। खान पान के मामले में बहुत रिच है। आप राजस्थान में जैसा खाना मिलता है, और इनके यहाँ तो भैया ये लोग घी खाते नहीं पीते हैं। आप खाना खाने बैठोगे, मैं गया गजेंद्र सर के घर पे तो इतनी पहले तो मिठाई ला के धर दी, रसगुल्ला, ये वो क्या बोलते, गुलाब जामुन, काजू कतली और वहाँ की लोकल मिठाइयाँ। मैं तो बीकानेर को बारंबार प्रणाम करूँगा, इतना खिलाया बीकानेर वालों ने। सुबह से शाम तक जो है ब्रेकफास्ट किया होटल में, फिर आपके पास आया, फिर उसके बाद निकले एक और सज्जन मिल गए, तो ये देसी घी का है, ये चेक कीजिए, ये देसी। तो मैंने पूछा यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें देसी घी नहीं है? तो बोले यहाँ अगर देसी घी अगर गड़बड़ है तो उस दुकान को खारिज कर देगा बीकानेर। तो अद्भुत है आपका शहर। बाकी शहरों में, जोधपुर में भी खाने को बड़ा अच्छा रहा, और भी तमाम खान पान के रिच। खैर खान पान के अलावा जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की पॉलिटिकल समझ लोगों की जो है ना, वो बड़ा नाप तोल के बोलने वाला, एकदम आपको ऐसे कोई ब्लंट एकदम नहीं मिलता है कि ये करे। कुछ जगहों पे कुछ लोग तो मिलते ही हैं। तो ये सारे समीकरण तो रहे ही। अब आ जाते हैं जब ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, तो जब प्रधानमंत्री ने रैलियां की और ये जो कन्हैया लाल का मुद्दा बनाने की कोशिश, तो कांग्रेस की कोशिश तो ये रही कि अशोक गहलोत और उनकी योजनाओं पे चुनाव हो। 2-3 सवाल और हैं, बहुत सारे हैं। मैं कुछ का खुद भी जवाब दूंगा, कुछ आपसे जानना चाहूँगा। आप तो वहीं रहते हैं, वहाँ की राजनीति को ज़्यादा अच्छा समझते होंगे। मैं ये तो फिर कांग्रेस ने तो कहा कि योजनाओं पर बात करो। प्रधानमंत्री जब आए तो अपने पुराने सरकारों के काम गिनाने से ज़्यादा उनका फोकस रहा कि हमारी नई सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा। कंपटीशन चला, जिसको जो है बीजेपी के लोग कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। उन्होंने कहा 5 सोम सिलेंडर देंगे, तो हमने कहा 4.5 सोम सिलेंडर देंगे। वो एक कंपटीशन भी देखने को मिला। लेकिन फिर फाइनली बीजेपी अपने कोर एजेंडे पे आ गई। कन्हैया लाल के मुद्दे पर उसको काफ़ी, मैं कन्हैया लाल के परिवार के पास गया था, उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपके पिता के नाम पे इस तरह की राजनीति हो रही कांग्रेस बीजेपी दोनों में। तो उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें उन हत्यारों को फांसी चाहिए। तभी बेटे ने कसम खा रखी है कि जब तक
फांसी नहीं होगी तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, बड़ा बेटा जो उनका है, और अस्थियां नहीं विसर्जित की हैं। तो उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस वालों से पूछो तो कहेंगे वो तो मामला एनआईए के पास है, बीजेपी से पूछो तो कहेंगे तो कांग्रेस के राज्य में हुआ। लेकिन यथास्थिति यही है कि अभी फिलहाल एनआईए के पास केस चल रहा है। तो इस मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो क्या लगता है कि राजस्थान में चुनाव जो ये कहते हैं कि ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण या कम्युनल लाइन, जो भी शब्द देते हैं, उस तरफ दिशा में जा पाया? मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि शायद नहीं जा पाया है, क्योंकि जनता बहुत होशियार होती है। वो ये देखती है कि आप कंसिस्टेंट कितने रहे हैं। मतलब आपने क्या दिल्ली में बैठ के भी ये भाषण दिया था कि जब ये घटना घटी थी, क्या 2 महीने बाद भी आपने ट्रैक लिया था कि क्या हो रहा है? क्या आपने इंडिकेट किया कि एनआईओ में गया तो हम अपनी तरफ से आग्रह प्रकट करें कि भाई ये ध्यान दो इस पे? या आप इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कोई भाषण में बात बोल रहे हो? बजाय इसके, जैसे एग्जाम्पल के लिए हर नेता अपना अपना फेंकता है कि भाई किससे पकड़ा जा सकता है वोटर को। जैसे अशोक गहलोत का मैं देख रहा था कि मैं जब आ रहा था दिल्ली, तो एक जैसे ही मैं आगे बढ़ा सड़क पे तो एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी। उस होर्डिंग में, और वही विज्ञापन भी मैंने देखा था, उसमें लिखा था कि आपका एक वोट तय करेगा कि ओपीएस बंद होगी या चालू रहेगी। मतलब ये है कि अगर उसको जिता दिया सामने वाले को तो वो अब बंद भी कर सकता है, फिर आप देख लेना। ये एक फीडिंग करने की कोशिश, ये फीडिंग कर दी। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी है, ये स्कीम वापस लाए। बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल देखने को मिले जिन्होंने आलोचना की कि भाई कांग्रेस सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये पुरानी पेंशन स्कीम व्यावहारिक नहीं है, क्यों लेके आए हो, बोझ बढ़ेगा, भारत को आगे बढ़ाना है। लेके आए तो जिनको फायदा मिल रहा है वो तो खुश हैं, और इन्होंने ये बोल दिया उनको कि भाई आपके नुकसान हो जाएगा अगर हमको नहीं जिताया तो। वहां वो बोल रहे हैं कि कन्हैयालाल को इंसाफ मिले। तो ये जनता पढ़ती है अखबार में कि भाई केस तो चल रहा है, प्रोसेस में तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि किसी को खुला छोड़ कर, वो पकड़े भी जा चुके हैं। तो जनता अब जनता वाइज है, तो वो डिसाइड कर लेगी कि भाई इसमें से मेरे लिए रेलेवेंट क्या है। कर लिया, एक्चुअल वोट तो दे ही दिया है। हाँ, तो वो वोट तो दे ही दिया है, तो अपने को लेकिन जैसे ये ओपीएस का मुद्दा, ये तो एक सरकारी कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करता है, और इसका वोट में फायदा मिलेगा निसंदेह। जो मैं सरकारी कर्मचारी, क्योंकि कैमरे के सामने बात नहीं करते, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया। और जब एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, उसके परिवार में 5 से 7 मेंबर होते हैं, और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। अच्छा, ये चुनाव एक तरीके से फिर ओपीएस का भी लिटमस टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि अब तक जहां जहां ओपीएस के वादे किए गए वहां जो है जीत हुई। जैसे हिमाचल में ओपीएस का वादा किया, कांग्रेस जीत गई। कर्नाटक में किया, वहां जीत गई। अब ये जो है यहाँ पर भी कर दिया, एमपी में भी किया। खैर एमपी में तो सरकार नहीं है, यहाँ तो सरकार है, तो इसका लिटमस टेस्ट होगा ओपीएस का। क्या सरकारी कर्मचारी से उधर एक बहुत बड़ा वर्ग किसानों का है। आपके पास में सटा हुआ शेखावटी का इलाका है, उधर के लोगों से आपकी बातचीत होती हुई तो क्या समझ में आया? वो इलाका प्राइमरीली किसानी है, और दूसरा जैसे आर्मी में बहुत लोग जाते हैं वहां से। वो एक तरीके से माना जाता है कि जैसे इंडिया को बोलता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, वैसे ही शेखावटी को कहता है ना कि आर्मी में जो ऑफिसर सप्लाई करने वाली जमीन माना जाता है कि यहाँ से इंडियन आर्मी, भारत में सबसे अधिकारी हो, हाँ, सबसे ज्यादा सेना को लोग यहाँ से दिए जाते हैं। शहीदों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। उधर तो गांव-गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। बिल्कुल होती है। वो इलाका इस चीज के लिए बड़ा जाना जाता है, सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो एजुकेशन, किसानी, और ये जैसे मान लीजिए अग्निवीर जैसी स्कीम अगर है, तो ये लिटमस टेस्ट भी है कि जनता बताएगी कि उनको, शेखावटी वालों को कितना, क्योंकि वहां उन लोगों के परिवारों में, मतलब आप जाओगे तो हर परिवार में एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली में है चाहे रियल फैमिली में। अच्छा, तो उनको इससे समझ में आएगा कि भाई ये स्कीम है, इसको लेके जो नाराजगी उस समय बताई थी वो जारी है कि नहीं जारी है। ठीक है, वो रिलक्टेंसी के साथ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं या राजी होकर भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी सुगबुगाहट है, जैसे रिश्तेदारों से बात करते हुए नजर में आया कि शेखावटी थोड़ा गुस्से में है, हो सकता है वो बताए। तो अब देखते हैं चुनाव का जब नतीजा आएगा कि क्या ऐसा है, गुस्से में कितना क्या है, वो फैक्टर कितना रहता है, क्योंकि कई बार गुस्सा दिखता है लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होता। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, सूरत में जीएसटी को लेकर भयानक गुस्सा था जब 2017 वाला चुनाव हुआ। बड़ी आग जमी हुई और तमाम चीजें, अमित शाह की रैली में बड़ा बवाल हो गया, और हार्दिक पटेल एकदम युवा नेता, और लगा था कि सूरत जो है हाथ से गया बीजेपी के, और सूरत में स्वीप कर दिया बीजेपी ने। तो कई बार गुस्सा दिखता है और वो वोटों में तब्दील नहीं होता, और कई बार गुस्सा दिखता है और वोटों में बम्पर तब्दील होता है। उसका भी उदाहरण है बहुत सारा। तो वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। इधर मैं जैसे हड़ौती में घूम रहा था, तो इधर किसानों में गुस्सा था सरकार के प्रति भी, कि सरकार ने जो है
बिजली का एक मुद्दा दिखा, किसानों की बिजली शायद कम आई या जो भी आया उसको लेकर उनकी शिकायतें थी। युवाओं में जो है वो रीट को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के शिकायतें थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो समझ में आती है, ये जितने बड़े बड़े नेता कहे जाते हैं ना तथाकथित कि ये फलाना बड़ा नेता है, ईमानदारी से आपको बताऊं तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे और कुछ हद तक सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को, आप तो उनकी पार्टी का है मसला, मैं इन दोनों जो बड़ी पार्टियां इनकी, तो इसके जितने बड़े नेता हैं ना अपनी विधानसभा नहीं छोड़ पाए। राजस्थान की जनता ने पानी सबको पिला रखा है। गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट पे फंसे हैं, कहने को पीसीसी चीफ है। राजेंद्र राठौड़ इतने बड़े कद के नेता, दिल्ली तक पहुंच, सारा कुछ, अपनी सीट पे फंसे हुए हैं। देवजी पटेल को, सांसद जी को चुनाव लड़ा दिया, वो अपनी सीट पे फंसे हैं और संभवतः है कि उनकी सीट बहुत मुश्किल में है कि अगर वो चुनाव हार भी जाए तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। मतलब मैं देख रहा था कि जितने बड़े बड़े नेता हैं वो अपने खांचे में बन के रह गए कि आसपास। इंटरेस्टिंग है कि जैसे किसी को भेजा गया दिल्ली से कि ये फलाने आदमी जाएंगे आसपास की सीटों पर प्रभाव डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अपनी सीट पे उलझे रहे। मैं यही चीज़ एमपी में देख रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट पे फंसे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट पे फंसे हैं, गणेश सिंह अपनी सीट पे फंसे हैं, रीति पाठक अपनी सीट पे फंसी हैं। एक प्रहलाद पटेल का थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ ये कंफर्टेबल है, बाकी जो है हर जगह पे लड़ाई नज़र आ रही थी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। अच्छा, अब ये बताइए आपकी आप जैसे ये कहता है कि पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट में लड़ाई झगड़ा अखबारों में छप रहा है, पेपर चर्चा, पत्रकार सब बात कर रहे हैं, वसुंधरा सीएम बनेंगी कि ये फलाने सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है कि मीणा जो वो सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है कि इधर से अध्यक्ष जी जा सकते हैं लोकसभा वाले, कोई कह रहा है कि नहीं इसकी लॉटरी लग जाएगी, नहीं ये पार्टी एक नहीं है। तो ये जो पार्टियों की अंतर कलह होती है, इसका असर या इसका जो पैटर्न होता है वो वोटों में दिखता है क्या? इस पे कोई होता है? इसका मुझे जितना समझ आता है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चुनाव आते आते साध लिया जाता है बहुत हद तक। और दूसरा क्या है कि आप दिखा बाहर क्या रहे हो और अंदर रियलिटी क्या है वो बहुत अलग होती है। जैसे गहलोत इतना लंबा करियर हो गया तो बहुत से ऐसे मौके आए जब लगा कि गए गहलोत तो या गहलोत का अब नहीं होने वाला है। और वो इतने मतलब हम जब इंडिविजुअली जब बातें कर रहे होते हैं तो हम गहलोत को एक बहुत श्रूड नेता मानते हैं। अच्छा, बहुत श्रूड नेता मानते हैं, जबकि बाहर से वो सादे से दिखते हैं, सरल से दिखते और हैं, भाषणों में भी उस तरह का करिश्मा नहीं दिखता, कोई बहुत एरुडाइट और रिच उनकी बातें नहीं होती है, थोड़ा सा एक्सेसिबल नेता टाइप लगते हैं कि मैं उसको कमेंट कर सकता हूँ, छीटाकशी भी कर सकता हूँ, ऐसे नेता है। लेकिन जो असल उनकी जो ताकत है, ब्रिलियंस है, वो ये है कि वो श्रूड और बहुत होशियार नेता है। तो वो आप देखो ना कि पायलट वाला मामला कितना बड़ा था, कहाँ से उसे होके वो गुजरा है, लेकिन इवेंचुअली गहलोत आज भी वही है जहाँ उनको होना है। और पायलट है, उनका ग्राउंड थोड़ा सा छीना है उनसे, वो थोड़ा पीछे हटे हैं, शांत हुए हैं, बोलना बंद किया है कि नहीं गहलोत जी ठीक है, हम साथ हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि क्या है कि थोड़ा पायलट है, उनका इतना जैसा हवा आपको नेशनल में नजर आता है। बड़ा नेता कौन है, पायलट या गहलोत? गहलोत बड़े नेता है। अच्छा, हाँ, पायलट नेशनल लेवल पे बोलने के हिसाब से, चूंकि उनका मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहा है, इंग्लिश मीडिया में, वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। और मतलब वो, लेकिन अशोक गहलोत यहीं के हैं, बरसों बरस से यहीं तपोस्थली उनकी रही है, जो भी है, यहाँ के लोगों से उनका कनेक्शन है, समीकरण सारे पता है, यहाँ की चैलेंजेस में कैसे क्या करना है वो उनको पता है। यही वसुंधरा के साथ भी है। अच्छा, वसुंधरा के बारे में क्या बात होती? क्या वसुंधरा राज्य नजर नहीं आ रही है, मतलब ये एक बात है कि जैसे रैलियां तो की उन्होंने 40 रैलियां की है, लेकिन आप अगर मैं एक वोटर हूं वहां का, अगर मैं एक वोटर हूं और मेरे को मीडिया के जरिए अपने परिचितों से बात करके गली मोहल्लों में, और मैं जो फील कर रहा हूं हर चीज से, मुझे गहलोत तो नजर आए, मुझे नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, कहीं कहीं पायलट भी नजर आते हैं, वसुंधरा थोड़ा थोड़ा नजर आई, लेकिन जितना ज्यादा कल को अगर उनको सीएम बनना है, अगर जीतने के बाद वो बनने वाली हैं, तो उनको जितना नजर आना चाहिए उतनी नजर वो नहीं आई है। उन्होंने रैलियां की है, निश्चित रूप से की मतलब वो अखबार में हेडलाइन कैचिंग या प्रेजेंस मैटर करता है। जैसे 2018 में था तो वो वसुंधरा नजर आ रही थी, उन्हीं का चुनाव था, बिल्कुल आ रही थी। इस बार उस तरीके का नजर हाँ बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो एक मैसेजिंग है कि नहीं कोई और भी सीएम बन सकता है, कि मीडिया ने बड़ा लिखा। मैं बहुत ज्यादा परिष्कृत तौर पे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स वाली लैंग्वेज नहीं जानता। हाँ, वो तो, पर जो मैं आम जनता के मन की भाव समझता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि शायद वो न बने। हाँ, अच्छा, ये चर्चा है। हाँ, शायद न बने, कुछ पक्का नहीं है, हो सकता है कि इस बार उनको निपटा दिया जाए, कोट अनकोट। अच्छा, ऐसा तो ये बातें आती है। अब वो जनता है, जनता क्रूड वे में कुछ भी बोल रही होती है। अब वो कितना गलत सही आप उसको मानते हो या
तथ्यहीन तथ्ययुक्त मानते हो आपके ऊपर है, पर लोग ऐसा जरूर कर रहे हैं। चौराहे के चाणक्यों की अब चर्चा है। वो उसकी वजह से भी है, और बाकी जैसे मैंने बोला कि दिख क्या रहा है, आदमी राय बनाता है जो दिखता है उससे, और दिखेगा कैसे, जो मीडिया में है, आम बोलचाल में है, आपका नेता आपके पास कितनी बार आया है। तो उस मामले में, और चुनाव से पहले के महीनों को भी अगर ले लिया जाए तो वसुंधरा उतनी एक्टिव नहीं थी। अच्छा, मुझे जो बीजेपी को जो जैसे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, मैं आंकड़ों पे नहीं जाता और मैं बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा ओपिनियन पोल में मैं बहुत विश्वास नहीं करता इस पे कि क्या होगा। हाँ, एक ट्रेंड दिख जाता हूँ सब पे। एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि नंबर क्या होंगे ये बड़ा, इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग भी जो है थोड़ा पब्लिक से बात करते हैं लेकिन हर सीट पे नहीं पहुंच पाते, तो हर सीट का बताना भी एक तुक्का लगाने जैसा होता है। मैं मोटा मोटी गेस करने की कोशिश करूंगा। तो जो चुनाव चलता रहा, मैं जहाँ जहाँ जाता था तो हर सीट का मुझे अलग इक्वेशन समझ में आता था, हर सीट का एक जातीय गणित समझ में आता है। और मुझे ऐसा लगता था, मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा आपसे, कि हमको लगता था कि हम यूपी बिहार में ही ज़्यादा जातिवाद का चुनाव होता है। आपका राजस्थान जो है वो हमसे कहीं कम नहीं है, बल्कि वो बीसी पड़ेगा। मतलब जाति में भी जाति, उपजातियाँ, ये फलाने राजपूत तो ये धमाके जाट, ये इनका गोत्र ये है, उनका गोत्र वो है। ओबीसी में भी मूल ओबीसी अलग है, ये ओबीसी अलग है, एसटी में मीणा अलग है, बाकी एसटी अलग हैं, एससी में मेघवाल अलग है, बाकी एससी अलग है। मतलब एकदम से खमपेच वाला जो है मामला, जो है बड़ा दिलचस्प है। तो दो चीज जो बीजेपी को मुझे जिसका फायदा होता नजर आया, एक तो जो बिना मेहनत का फायदा है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है। हाँ। एक लोगों के दिमाग में जो रवायत है, तो एक फायदा तो ये है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है। एक फायदा कह ले या नुकसान कह ले सकते हैं उसको। एक तो देखिए, एक चेहरा होता है आपका मजबूत, तो आप उसके इर्द गिर्द राजनीति को बुनते हो, बनाते हो, तमाम चीजें करते हो। एक जैसे बीजेपी का ये मुझे ऐसा लगता है प्रयोग सा है कि हर जगह से कुछ कुछ इलाकों में बड़े बड़े नेता छोड़ दिए, तो उस इलाके में ये मैसेजिंग या ये फीडिंग की जा रही कि अब की जीते तो ये मुख्यमंत्री है। जैसे कोटा वालों को लग रहा है कि बिरला जी जो है लोकसभा से आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, अलवर वालों को लग रहा है कि जो है बाबा बालकनाथ जो है जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, सवाई माधोपुर वालों को लग रहा है कि अब की बार उम्र काफ़ी हो गई मीणा जी की, अब की बार तो इनको बनना ही है। हर जगह के लोगों को, राजेंद्र राठौड़ को, अच्छा दिया कुमारी के लिए भी बड़ा लिख दिया अखबार वालों ने और बड़ा चर्चा रही, तो हर जगह के लोगों को लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि अब ये, बाकी आकलन तो ज़्यादा जनता करती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पहले अब तक चुनाव होता था ना, अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, पिछले 20 साल की परपाटी अगर देखी जाए, पिछले चुनाव में भी कमोबेश पायलट का नाम था, लेकिन जो राजनीति को समझते हैं, जो गुण हैं वहाँ के लोग, उनको पता था कि ये आदमी कुछ खेल कर ले जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका बीजेपी को एक दो फायदा तो मुझे दिखता है। और कांग्रेस को जो फायदा है वो ये अशोक गहलोत की योजनाएं। मतलब मैं अगर एक लाइन में कहूँ चुनाव का, तो अगर जो वायरल करने वाले मित्र हैं उनके लिए भी ये कंटेंट है, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव के बीच में चिरंजीवी खड़ी है। एक लाइन की बात ये है, लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किल ये है कि चिरंजीवी तो खड़ी है लेकिन जनता विधायकों को चुन रही है। अब जब ये कहा जा रहा है कि विधायकों के प्रति नाराजगी है, विधायकों के टिकट उस तरह से कट नहीं पाए, सचिन पायलट कैंप ने अपने लोगों को दिलवा दिए, तो अशोक गहलोत की मजबूरी हो गई कि भाई हम भी अपने लोगों को दिलवाएंगे। तो दोनों ने अपने अपने बैलेंस कर लिए। जैसे इस मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 22 टिकट काट दिए सिटिंग एमएलए, जबकि 90 विधानसभा है, 71 जीते थे, 22 के टिकट काट दिए। यहाँ पे उस तरीके से टिकट नहीं कट पाया। लेकिन मेरा सवाल ये फिर आता है कि अगर विधायकों से नाराजगी है तो क्या सिर्फ कांग्रेस के ही विधायकों से नाराजगी है या जो बीजेपी के थे उनसे भी नाराजगी है? ये एक गेम समझ में आता है। और बाकी जो एक बात कही जा रही निर्दलियों को लेकर, उसके लिए क्या चर्चा होती है कि ये बागी और निर्दलीय जो है वो, जैसे उसके लिए क्या है कि ये जो इनके इतने बागी हैं? इस बार एक्चुअली दोनों ही दलों ने बहुत सारे टिकट काटे हैं। जो स्थापित नाम थे उनको भी उन्होंने नहीं दी जगह, तो वो पहले हिचक के साथ कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने अपना कहा कि हम निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। जो भी है फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि अपन बात भी कर रहे थे कि एक तरीके से आप देख लीजिए, जैसे इस बार बोला जा रहा है ना कि राजस्थान का इलेक्शन समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा। तो उसमें वही है कि जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल आप ले लो
कि नेक एंड नेक एकदम क्लोज चल रहा है, उसमें आपका अंतर अगर रह गया तो भाई 20-30 रन का रह गया, तो वैसे ये बागियों वाले इस जो बार फाइनल तो एक तरफा जीत गई ऑस्ट्रेलिया। जीत गई, ये फाइनल इस तरह का फाइनल नहीं होगा, ये इस तरह का नहीं होगा। लेकिन जैसे मैच जब चल रहा था वो तब आप देख फाइनल रहे थे वाला ना, फाइनल क्लोज होगा। चल रहा था, और अब फिर आप बोलते नहीं यार 40 रन और बना देते तो फिर भी चलो कोई चांस था, 35 रन चांस था। तो निर्दलियों का भी और बागियों का भी यही है कि ये इस बार आप भी ये महसूस कर रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि कोई एक तरफा अभी तो नजर आ ही नहीं रहा है कि इतने मैसिव सीट्स को लेके चला जाएगा वेव के चलते। तो इस बार ये लोग निर्धारित जरूर करेंगे। मतलब मुझे जैसे मैं घूम रहा था ना, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि एक होता है ना वेव दिखती है, जैसे 18 में था कि वसुंधरा को हटाना है, और राजस्थान की तो तासीर 6 महीने पहले बोल देता है कि तेरी बैर नहीं तेरी खैर नहीं, इस टाइप के नारे भी आ जाते हैं। इस बार उस तरह का नहीं रहा, लेकिन जैसे एक बड़ा नीरस सा चुनाव, अंदर अंदर खाने कुछ पकता उबलता उस तरह का चुनाव दिखा। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यार ये सरकार बहुत निकम्मी, इसको उखाड़ फेंको, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यार वो पार्टी है उसको ले आओ सत्ता में और बदल जाएगा। तो 2014 याद कीजिए आप कि नरेंद्र मोदी के लिए एक वो था, फिनोमिना था, यार ये आदमी आएगा तो एकदम से कुछ बदल देगा। अब वो कितना बदला क्या बदला वो वक्त अपना उसका आकलन करता रहेगा, लेकिन उस तरह का वेव दोनों तरफ नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही बात है। आप युवाओं का क्या आपने नोटिस किया? जैसे आप जैसलमेर गए तो आपने युवाओं से बहुत बात की, और उनका बड़ा एक यूनिक सा नजर आया ना कि जो पारंपरिक अप्रोच थी उससे अलग हटके उनका कुछ था कैंडिडेट्स को लेके। मतलब यूथ भी मुझे ऐसे लगता है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि वो भी, आप उससे नाम पूछोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ वोट देने वाला है। मतलब इतनी तो सैंपलिंग मैंने कर ली थी कि कौन सी जाति का वोट किधर पड़ने वाला है। तो आप 10 में से 9 आदमी उस जाति का खोजोगे और उससे बात करोगे, लड़का रहेगा तो वो। जैसे अब मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊँ, जिसे मैं जब वहाँ था शिव में वहाँ सारे यूथ मिले, तो रविंद्र सिंह भाटी, तो मैंने जब उसमें बातचीत की तो 10 में से 8 जो है वो राजपूत हैं, एक मुस्लिम है, एक कोई और है। तो वो एक वोकल जो, क्योंकि वो समझ में आ रहा है कि जाति क्या। अब मुस्लिम से बात कर रहे हैं तो उसमें फतेह खान या फिर अमीन खान के लिए बात हो रही है। बाकी जैसे राजपूतों से बात की तो उसमें कुछ लोग स्वरूप सिंह का भी नाम लेते हैं। जालम सिंह पुराने विधायक रहे, लेकिन उनका वो वोट काटेंगे, लेकिन वो कितना काटेंगे नहीं। लेकिन ये मुझे लग गया कि अब की बार जो है शिव का सीट हो सकता है कि कोई निर्दलीय जीते। हाँ, चाहे वो फतेह खान हो सकते हैं, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो सकते हैं, कोई भी वो चुनाव जीत सकता है। पोखरण में भी तो यूथ का भी मैं आपको, अब जैसे मैं, अब शिव के 2 लड़के मुझे मिले जैसलमेर में, वो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे काम करते थे, तो मैंने बातचीत की तो वो मेघवाल थे। तो मुझे लगा कि यार ये यूथ है, तो सारे यूथ तो इंस्टाग्राम पे एकदम रविंद्र सिंह किए हुए। तो मैंने कहा क्या है, बोले फतेह खान जीतेगा। तो मैंने कहा यार अभी तक तो कोई ऐसा यूथ, मतलब यंग एज वाले तो कम मिले। तो बोला नहीं, मेघवाल वोट नहीं देंगे। तो वो एकदम समझ में आता है कि वो कास्ट लाइन पे ही वोट पड़ना है। मतलब बहुत कम होंगे जो कास्ट लाइन को तोड़ेंगे, और जिन्होंने तोड़ दिया वही चुनाव डिसाइड कर देंगे। बिल्कुल सही बात। अब महिलाओं का वोट, अब जैसे ये हो रहा है कि लाडली बहन योजना का जो है वो शिवराज सिंह चौहान को उसका फायदा मिल सकता है। तो सवाल ये है कि जो महिलाएं सेंट्रिक योजनाएं गहलोत ने चलाई है, क्या उसका गहलोत को फायदा मिलेगा? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि उनकी पूरी थीम ही पिंक थी, और मोबाइल, राशन, मेक श्योर कि उन्होंने कैंप लगाए हैं, बहुत लंबे दिन तक कैंप लगाए। उस कैंप के अंदर आपके जीवन जीने को लेके जितनी समस्याएं होती है कि ये चीज़ महंगी, ये चीज़, तो इनको सस्ता करने के लिए फॉर्म भर दो, फ्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो गई, बच्चियों को लेके व्यवस्थाएं हो गई, उनको चीज़ें बांटने की चीज़ें हो गई, स्कूल में फ्री में ये चीज़ दी जा रही है, कोई लैपटॉप है या मान लो कोई साइकिल है। हर एक चीज़ में इन्होंने महिलाओं को टारगेट करने का बड़ा 50% तो वही है ना। अच्छा, ये अब जो है बातचीत लंबी हो रही, मैं जल्दी से कट शॉर्ट करके फिर आ जाऊँगा कौन कितनी सीटें ला रहा है या कितने तक जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये सब चुनाव के बाद तय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का कितना असर है, और राहुल गांधी जो उतना एक्टिव नहीं दिखे, उसका क्या चर्चा है? मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ये है कि राहुल गांधी से गहलोत 21 हैं दिखने के मामले में, इंप्रेशन के मामले में, लीड करने के मामले में। मतलब एक सेंस में कहें तो राहुल गांधी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, गहलोत संभाल ही रहे हैं अपना हिसाब से। पर हाँ, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का आना बहुत ज़रूरी था।
क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा वेटेज वाला व्यक्ति नहीं था जो लीड कर सके कि भाई हमको दो, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये होगा, वो होगा। तो नरेंद्र मोदी फैक्टर काम बिल्कुल निश्चित रूप से करता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो आते हैं तो उनको तरीका पता है कि कैसे कनेक्ट करना है। और दूसरा क्या होता है ना कि एक तो व्यक्ति है राजस्थान में बैठ के राजस्थान की चीज़ों और वस्तु स्थितियों से गुजर रहा है, नेशनल सीन से भी जुड़ा हुआ है वो, तो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी हो रहा है तो आप ये भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो भी रहती है तो वो पैन इंडिया रहती है हमेशा। प्रमोशन भी करना है किसी चीज का तो पैन इंडिया होगा, मेक श्योर करते हैं कि मेरा कनेक्शन 1 to 1 रहे भारत के हर नागरिक के साथ। तो ये फैक्टर थ्रू आउट द ईयर रहा है, ये एक चीज है जो पॉजिटिव है उन लोगों के लिए, उनके लिए कि भाई आपने अगर लेट भी ज्वाइन किया है प्रचार करना राजस्थान में आके, तो भी ये फैक्टर कि 1 to 1 कनेक्शन तो पूरे साल आपका चल रहा था चीज़ों को लेके। सिलेंडर के दाम कुछ कम किए गए, वो हुआ, तो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। पर जैसे मैंने बोला कि कितना व्यापक है वो देखने वाली बात है। पर अशोक गहलोत ने प्रयास बहुत किए हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। चाहे वो जीते हारे वो अलग बात है, पर इतना प्रयास मैंने करते हुए पहले किसी सरकार को नहीं देखा यहाँ पे जीतने के लिए, चुनाव से बहुत टाइम पहले से। तो ये ऐसा रहा है कि ये सरकारों को पता चल जाता था 5 साल बाद जा रहे हैं। हाँ, ये पहली सरकार है जिसको लग रहा है कि 5 साल बाद हम वापसी कर सकते हैं, इसलिए हमको लड़ना है। मैं हर हाल में ना जाऊं, हर हाल में ना जाऊं। हाँ, इसके लिए लड़ाई। ये मेरे को जो एक सार नजर आता है उनकी अप्रोच में, एटीट्यूड में, कि मैं हर हाल में मेरे को जाना नहीं है। तो उन्होंने, मैं देखता था कि आम आदमी पार्टी एडवर्टीजमेंट के मामले में हमेशा रहती है कि वो, जैसे भगवंत मान के ऐड आने शुरू हो गए थे 1 साल पहले, फिर मैंने देखा उनके ऐड ऑलमोस्ट गायब से हो गए, और फिर कांग्रेस के ही ऐड आते थे, बीजेपी के भी आए निश्चित रूप से। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया था अखबार? हाँ, शुरू से भगवंत। अब मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा था कि पंजाब का सीएम है वो राजस्थान में ऐड क्यों दे रहा है, बीकानेर में उसका ऐड क्यों छप रहा है? वो पीछे आपके श्रीगंगानगर और ये सब सारा बेल्ट है ना। हाँ, वो बेल्ट है, लेकिन आपका वहां क्या मतलब है? आप इलेक्शन लड़ने वाले हो तो ठीक है, आप 1.5 साल पहले से लग रहे हो, आप 2 साल पहले से हमको अप्रोच कर रहे हो, या तो वो अप्रोच ही कर रहे थे, फिर उसको समझ में, वो समझते हुए फिर इन्होंने चालू कर दिया कि यार ये तो हमारी जमीन, यही तो हथिया लेंगे। तो फिर एक चीज मुझे और समझ में आती है कि इस बार के चुनाव में जब इतना कांटे का चुनाव है और लड़ाई इतनी मजबूत नजर आ रही है, तो 2 चीजें होंगी। एक तो जो बागी हैं, 20 बागी जो है वो कांग्रेस के हैं और 25 जो है वो बीजेपी के हैं। अब इसमें से मैं कुछ नाम, मेरे पास लिस्ट है, मैं उनका नाम बता देता हूँ। जैसे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक जौहरीलाल मीणा, उनका टिकट कट गया तो बागी होकर के चुनाव लड़ने लग गए। आख्या, चंद्रभान सिंह आख्या का चुनाव बड़ा दिलचस्प है चित्तौड़गढ़ में। शिव की तो चर्चा है ही, क्योंकि वहाँ पे भाई 2-2, 3-3 बागी खड़े हुए हैं, फतेह खान और ये सारा। बसेड़ी में जो है खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, उनकी भी चर्चा है। शाहपुरा में आलोक बेनीवाल पिछली बार जीते ही थे ये चुनाव, अब की बार का क्या रहेगा। आपकी जो बीकानेर की एक है लूणकरणसर सीट है, वहाँ से भी जो है वीरेंद्र बेनीवाल कांग्रेस से बागी हैं, वो भी निर्दलीय हैं। और जोटवाड़ा में जो है आशु सिंह सूरपुरा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट राज्यवर्धन सिंह निकाल सकते हैं, मतलब वो लगभग उस स्थिति में है कि वो निकाल लेंगे। सुजनगढ़ में जो है राजेंद्र नायक हैं, सीकर में ताराचंद और सवाई माधोपुर में आशा मीणा है, वो कितना वोट काटती हैं वो देखने वाली बात हुई। सांचौर में जीवाराम चौधरी मजबूत कैंडिडेट हैं वो। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक चीज बड़ी अच्छी है, जो बागी हो भी गए उनको पता है कि कुछ बागी ऐसे हैं जो हरवाएंगे नहीं, जीत जाएंगे। अगर वो पार्टी को हरवा देते हैं तब तो पार्टी का नुकसान हो गया, लेकिन अगर वो जीतने की स्थिति में तो एक द्वार खुले हुए हैं। बिल्कुल। वो भी जो बागी है वो अपनी पार्टी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप नहीं बकते या किसी नेता पर व्यक्तिगत अटैक करते नहीं दिखते हैं। वो एक पैरेलल पारी खेल रहे हैं कि भाई हमारा बैकडोर है कि भाई कल को हुआ तो ये इनको लाना बड़ा आसान है। ये रविंद्र सिंह बाटी से मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उन्होंने तो मारवाड़ी में इंटरव्यू दिया पूरा एकदम से, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैंने भी समझ लिया था सारा जवाब समझ में आ रहा था मुझे। तो उनसे भी जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोले कि विचारधारा के साथ हूँ, इशारों में वो ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो मैं उधर ही जाऊंगा। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी किसके बागी कितने जीतते हैं। पिछली बार अशोक गहलोत ने अपने कई समर्थकों को जितवा लिया। अशोक टाक जो ये वाली सीट है अजमेर की, जो किशनगढ़ सीट है, वहाँ से वो अशोक टाक नाम है शायद उनका, वो जीते थे, तो वो अशोक गहलोत कैंप के हैं। ऐसे कई सारे जो बागी थे वो जीतते आए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। सुरेश टाक नाम है उनका, मैं अशोक से कंफ्यूज कर रहा था।
तो इस तरीके से ये जो बागी हैं इनके भी देखने होंगे कि किसके कितने बागी जीतते हैं। और एक रोल आरएलपी का भी है, आरएलपी कितने सीटें ले आती है, बिल्कुल, और ले आती है उससे ज्यादा वो किसका गेम बिगाड़ती है। ये कई सारे मैंने देखा कि जहां बीजेपी के कैंडिडेट जिस जाति के, उसी जाति का कैंडिडेट आरएलपी ने खड़ा कर दिया है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी, धौलपुर और इधर पूर्वी राजस्थान में बीएसपी एक फैक्टर रहेगा। कुछ सीटों में, जैसे बीकानेर की एक सीट तो पिछली बार सीपीएम ने जीती थी, तो वो कॉमरेडों का कितना रोल रहेगा ये भी देखने वाली बात है। 2-3 आती है। नीचे के एरिया में आप जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो वहाँ पे अब की बार बीएपी बीटीपी से टूट करके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है, वो कितना रोल निभाएगी। एक सीट है वहाँ से नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी चुनाव बड़ा मजबूत बताया जा रहा है। तो ऐसे कई सारी सीटें हैं। उदयपुर मावली में जो है कुलदीप सिंह चोंडावत चुनाव लड़ रहे हैं। एक शाहपुरा में भी जो है बागी हैं। डीडवाड़ा में यूनुस खान लड़ रहे हैं, वो एक प्रमुख नाम है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। मतलब ऐसे नाम जिनको ये कहा जाता है कि जीत सकते हैं। बाड़मेर में जो है प्रियंका चौधरी हैं, आख्या का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। और जो है मतलब एक सीट और जो मैं देख रहा था वहाँ पे, कौन सी सीट थी वो, जोटवाड़ा कोटपुतली में मुकेश गोयल हैं, जालोर में पौनी मेघवाल हैं। ये सारे तमाम नाम हैं जो या तो जीतेंगे या तो खेल बिगाड़ देंगे। भाई जिस पार्टी का बागी है उसी का, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट जो है कट गया था तो वो बागी हो गए। तो इस तरीके से बागियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि बागी इसके बागी उसके बागी वो को भी, जैसे नागौर में एक हबीबुर रहमान है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बागियों को जो है लड़वा नेता ही रहे हैं, ऐसा नहीं है जो है। अब मैं देखता हूँ कि जैसे रविंद्र सिंह भाटी शिव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां तो बीजेपी का काडर और पार्टी उनके साथ है। बाहर आप बीजेपी वालों से बात कीजिए, दबी जुबान में कहेंगे यार चाहते तो है वो जीत जाए। तो अपने अपने बागी के साथ दिल से भी हैं लोग। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चुनाव नतीजों में। मुझे लगता है कि एक तरफा नतीजे तो नहीं आएंगे राजस्थान के। निश्चित रूप से नहीं आएंगे, एक तरफा संभावना ही नहीं है ये। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरीके से कह लें कि जब तक मैच चल रहा है तब तक बहुत ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में पता चल गया कि ये तो जीत ही रहा है। और जैसा पहले बड़ा आसान होता था कहना कि ये आ जाएगी, जैसे एंटी इनकम्बेंसी होता था। अगर देखिए वहां अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, और काम की तुलना की जाती, तब ये था 100% अशोक गहलोत भारी पड़ते काम के मामले में, योजनाओं के जरिए। लेकिन अभी चुनाव वो है नहीं, चुनाव विधायक दर विधायक, सीट दर सीट है। इसलिए अशोक गहलोत भी जो है कैंप, अच्छा दोनों कैंप से जो अपनी फोन पे बातचीत होती है, जो उनके करीबी लोग हैं, तो दोनों तरफ आश्वस्त हैं कि हम और चाहते दोनों हैं कि सीटें जो है 100 के अल्ले पल्ले ही रहे, चाहे वसुंधरा कैंप हो चाहे अशोक गहलोत कैंप है। इनको पता है कि अगर इसके ऊपर निकल गए 115-20 तब तो फिर आला कमान तय करेगा। यहाँ गाड़ी रुकी तो फिर अपन आला कमान हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है चुनाव के, और मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प नतीजे आएंगे। राजस्थान के चुनाव पे हम और बातचीत करेंगे, अभी रात का काफ़ी वक्त हो गया। हमने गजेंद्र सर से रिक्वेस्ट की कि तो बोले यार मैं तो सिनेमा का आदमी, मैंने कहा आप तो है तो राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में 4 बात तो बता ही देंगे, मेरे से ज़्यादा ही बता देंगे। तो मुझे लगता है आपको इनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी कभी बीकानेर जाइए तो संपर्क करने की कोशिश कीजिए। गजेंद्र सर खाना बहुत बढ़िया खिलाते हैं, और इनको जो है इनके घर पे जाएंगे तो ढेर सारी मिठाइयाँ आपके सामने रख देंगे, जिसको देख के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, और खिलाएंगे भी कि नहीं खा के जाओ। तो लेकिन चुनाव के बाद मिठाइयाँ कौन खाएगा, किस पार्टी के नेता खाएंगे, ये तस्वीरों में देखिएगा, तस्वीर वीडियो में में बड़ा देखिएगा इंटरेस्टिंग है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है एक तरफा, कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अच्छा वो बता रहे हैं 115-120 आ सकती है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं नहीं जो है कांग्रेस वापसी कर सकती है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि 100-115 के आसपास रहेगा। योगेंद्र यादव जी वरिष्ठ हैं, वो भी कह रहे हैं, वो त्रिशंकु की बात कर रहे हैं। हम वरिष्ठ नहीं हैं तो हम जो है कोई नंबर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने आपको मोटा मोटी चीज़ें समझा दी, और इससे आपको समझना चाहिए कि चुनाव में वोटिंग किस दिशा में हुई होगी। सीट दर सीट का चुनाव है, कौन अपने कितने बागी साथ पाएगा, कौन कितने बागी जिता पाएगा अपनी पार्टी के अलावा, इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ गजेंद्र सर थे। शुक्रिया।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।